नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले हमने आपको स्वर के बारे में बताया, उसके बाद हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया। अब व्यंजनों के वर्गीकरण में हमने आपको यानी कि व्यंजन से संबंधित जितने भी टॉपिक थे वो टॉपिक हमने स्टार्ट किया। अब व्यंजन के बारे में हमने कंठ है, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इसके बारे में हमने बताया। इसके बाद हमने आपको पंचमाक्षर के बारे में बताया। इसके बाद अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण क्या होते हैं इसके बारे में बताया। और ये जितने भी स्वर होते हैं इनको हमने बताया ये घोष में होते हैं और अल्प प्राण कहे जाते हैं। इसके बाद हम व्यंजन के बारे में चर्चा करें तो इसमें व्यंजनों का वर्गीकरण आप जैसे कि देख रहे हैं कि पहला हेडिंग हमारा यही है, व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इस व्यंजनों के वर्गीकरण में जो हमारा आज का टॉपिक है व्यंजनों का वर्गीकरण, इस व्यंजनों के वर्गीकरण में हम टॉपिक को अलग अलग बांट करके आपको बताएंगे और भरपूर तरीके से जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा आपको हम इसमें बताएंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम आपको अवगत कराएंगे। आगे बढ़ते हैं इस व्यंजनों के बारे में, यानी व्यंजनों का वर्गीकरण में पहला हमारा जो टॉपिक होगा ये प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, यानी कि ये आपका हेडिंग है। अब ये प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं तो इसको हम अलग अलग टॉपिक में जैसे जैसे ये आता रहेगा उसी हिसाब से हम आपको आगे समझाते रहेंगे। अब जैसे आप देखेंगे कि पहला हमने आपके सामने ये लिखा है स्पर्श व्यंजन और दूसरा हमने लिखा संघर्षी आगत, यानी संघर्षी व्यंजन और आगत व्यंजन, आगत वर्ण। इसी संघर्षी वर्ण को क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत आते कौन कौन से हैं अब हम आगे इसके बात करते हैं। चलिए व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण ये प्रयत्न के आधार पर, ये हमारी पहली हेडिंग होगी, यानी कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम करते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो इसमें पहला वर्गीकरण आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन में देखिए स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर हम इसके बारे में चर्चा करते हैं कि स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसके पहले हम आपको ये बताए थे कि जो स्पर्श वर्ण है वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ ये सभी उच्चारण स्थान के द्वारा बोले जाने वाले जो वर्ण हैं इन्हीं वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमने आपको क वर्ण बताया, यानी कि क वर्ग। तो क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये सभी किस में आएंगे? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। यानी कि अब हम आगे लिखते हैं। अब ये हम वर्ग यहाँ से हटा दे रहे हैं क्योंकि आप इसको भली भांति समझ गए होंगे कि क्या वर्ग है ये। इसी प्रकार हम आगे चर्चा करें तो दूसरा हमने आपको बताया था च वर्ग, यानी कि च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद ट वर्ण और त वर्ण, फिर इसके बाद प वर्ण, यानी कि क वर्ग कह सकते हैं, च वर्ग कह सकते हैं, ट वर्ग कह सकते हैं, त वर्ग कह सकते हैं और प वर्ग कह सकते हैं। ये सभी व्यंजन के किस में अंतर्गत आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ये सभी 5 वर्ग जो हमने आपको कल इसके पिछले वीडियो में बताया है वो आपका ये जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग ये सभी किस में आते हैं? ये स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिए, याद रखिए और इसको आप नोट्स बना लीजिए। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके चैनल पर हमेशा उपलब्ध रहता है और उपलब्ध रहेगा। पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा व्यंजन, पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी के ग्रामर पढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा हमारा मैथ का भी क्लास चलता है, उसको भी आप टाइम निकाल करके देखा करिए। अगर आपको मैथ नहीं आता है तो उसमें भी हम बहुत ही बेसिक से आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ाया जा रहा है। और आप एक बार देखेंगे कि मैथ धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते आप एक बहुत बड़े गणितज्ञ माने जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं छूटेगा कि जो आपको ना आता हो। आते हैं, आगे बढ़ते हैं।
आगे आपका है संघर्षी या आगत वर्ण। तो देखिए संघर्षी या आगत वर्ण, इसी को संघर्षी भी कहते हैं, इसी को आगत वर्ण भी कहते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। अब दोनों बातें एक ही हैं तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे अब इसमें से कौन कौन से वर्ण आते हैं, जैसे आपका आता है संघर्षी में, जैसे ख, ख, ग, ज, फ, या तीनों से, ये जितने भी आते हैं। अब फर्क क्या है इनमें और पहले वाले क वर्ण और च वर्ग त वर्ग, इस प्रकार से इसमें भी ख ग ज भ आते हैं। तो इनको ये संघर्षी या आगत वर्ण क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये नुक्ता लग कर के आते हैं, इसको नुक्ता बोलते हैं। अब यहाँ पे ये नुक्ता लग कर के आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? आगत वर्ण या संघर्षी वर्ण कहते हैं। इसी प्रकार से ग में नुक्ता लगता है, इसी प्रकार से ज में नुक्ता लगता है, इसी प्रकार से फ में नुक्ता लग जाता है। तो ज्यों ही ये नुक्ता लग कर के आता है, ये त्यों ही क्या कहलाते हैं? आगत वर्ण कहलाते हैं। आगत वर्ण। अब जैसे ये लिखना हुआ गजल या जरीफ, इस प्रकार से जितने वर्ण आते हैं ये क्या कहलाते हैं? संघर्षी या आगत वर्ण आते हैं। तो इस आगत वर्ण में ख, ग, ज, फ, इन चार ये इम्पॉर्टेंट वर्ण है जो संघर्षी या आगत वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये बड़ा सा, इसमें भी ये मूर्धन्य सा या छोटा सा, ये सब भी आगत वर्ण आते हैं, लेकिन ये नुक्ता लगा होना चाहिए। नुक्ता जिसमें लगा होता है इसी को क्या कहते हैं? संघर्षी या आगत वर्ण कहते हैं। और इसमें ये चार तो इम्पॉर्टेंट है, ये चार वर्ण ख, ग, ज, फ, इसमें ये चारों में से एक जरूर पूछा जाता है। अब आगे आते हैं, अगला हमारा सी नंबर पर, इसमें और क्या होता है? तो इसमें हमारा होता है स्पर्श संघर्षी, यानी कि इन दोनों को अगर मिक्सअप करें, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं? इन दोनों को देखिए, इसमें स्पर्श है, इसमें संघर्षी। तो स्पर्श हमने बताया क्या च ट त प वर्ग वाले हो गए स्पर्श वर्ण, संघर्षी में हो गए ख, ग, ज, फ। अब ये स्पर्श और संघर्षी इन दोनों को साथ में मिला दिया गया। तो दोनों को जब साथ में मिला दिया गया तो स्पर्श संघर्षी में कौन कौन से आते हैं? तो इसके बारे में देख लीजिए कि यह जो च वर्ग का होता है, जैसे च, छ, ज, झ और इया, ये पांचों अक्षर यानी कि च वर्ग के अक्षर जो होते हैं, ये सभी अक्षर किसके अंतर्गत आते हैं? स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पूछा जाता है, यहीं से, कि स्पर्श संघर्षी के वर्ण कौन से होते हैं? तो ये स्पर्श संघर्षी के वर्ण हो गए च, छ, ज, झ, इय। देखिए च, छ, ज, झ, इय, ये स्पर्श संघर्षी वर्ण हो गए। अब इसके बाद कौन सा वर्ण आता है? अब यहाँ पे हमारा ये डी नंबर का देखिए, यानी कि चौथे नंबर पे आप जानते हैं कि ये नासिक वर्ण होते हैं। तो नासिक के बारे में भी हमने बताया, नासिक के वर्ण क्या होते हैं। नासिक के, तो नासिक के में कौन कौन से अक्षर आते हैं? तो नासिक में आप देखेंगे कि यह नासिक के यानी कि जो नाक से बोले जाते हैं वो नासिक के वर्ण आते हैं। तो नासिक में जैसे अंगा, अंगा, इय, अड़ा, न, म, तो ये नासिक के वर्ण आते हैं। यानी कि जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं। जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? नासिक के वर्ण कहते हैं। अगला देखिए, अगले में हमारा क्या है? नासिक के वर्ण के अलावा हमारा क्या आता है? अब नासिक के वर्ण के अलावा हमारा आता है पार्श्विक। पार्श्विक आता है, यानी कि पार्श्विक में जैसे हमारा ल वर्ण है,
मात्र और मात्र ल वर्ण। ल वर्ण जो हमारा है ये आपके पार्श्विक में आते हैं, यानी कि वो छोटी ये जो है पार्श्विक, ये गलत लिखा हुआ है, पार्श्विक ऐसे रहेगा, पार्श्विक, ये पार्श्विक लिखा जाएगा। तो इसके अंतर्गत कौन सी वर्ण आती है? मात्र एक ही वर्ण ऐसा है, यानी कि ल वर्ण ऐसा है जो पार्श्विक के अंतर्गत आता है। तो यह हो गया आपका, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आप या नोट बना करके लिख लीजिए या स्टार बना दीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला हमारा क्या है, पार्श्विक के बाद हमारा, यानी कि पार्श्विक में आपका ल हो गया, तो ल के बाद हमारा क्या है, इसी को कहते हैं यानी कि लुंठित वर्ण। लुंठित, लुंठित या इसी को प्रकंपित भी कहते हैं, प्रकंपित। ये प्रकंपित में कौन से वर्ण आते हैं? यानी कि प्रकंपित में आपका आ जाता है केवल और केवल र वर्ण ऐसा है जो प्रकंपित या लुंठित वर्ण कहलाता है, यानी कि कंपन करके निकलता हो, इसी को क्या कहते हैं? लुंठित या प्रकंपित वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर आता है अगला वर्ण को हम कैसे बांटते हैं अगले वर्ण में। जैसा कि आपने यहाँ तक देख लिया कि ये छः ऑप्शन हमने आपको बता दिया, यानी 6 क्वेश्चन हमने आपको बताया। अब इसके बाद अब देखिए, जैसे अगर ये कहें, ये तो आपका लुंठित या प्रकंपित वर्ण हो गया। अब यहाँ पर आपका ये पूछा जाता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ये शायद तिरछा जा रहा है, इसको सही से लिखते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। इसी को उत्क्षिप्त कहते हैं। उत्क्षिप्त के बाद इसी को द्विगुण कहते हैं, द्विगुण। इसी को नुक्ता ध्वनि भी कहा जाता है, नुक्ता ध्वनि। ये हो गया नुक्ता ध्वनि। या इसी को ताड़न जात भी कहते हैं, जो आजकल ज़्यादा ये जो है प्रचलित हो रहा है, ताड़न जात, ताड़न जात, ये ताड़न जात। अब यहाँ पर देखिए कौन से ये वर्ण हैं, यानी कि उत्क्षिप्त वर्ण, द्विगुण वर्ण, नुक्ता ध्वनि या ताड़न जात, इन सबको कहते क्या हैं या इनको कौन से अक्षर इसके अंतर्गत आता है? तो इसके अंतर्गत ड़ और ढ आता है। ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए पुनः इसको अब ध्यान दीजिएगा इस पर। हमने बताया कि व्यंजनों का वर्गीकरण में हमने पहला हेडिंग डाल दिया प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर आप देख रहे हैं कि इसमें आपका पहला हमने बताया कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या है? क, च, ट, त, प, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी किस में आएंगे? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हमने बताया कि संघर्षी और आगत व्यंजन क्या है। तो स्पर्श और संघर्षी, यानी संघर्षी और आगत वर्ण। आगत वर्ण क्या है? यानी ख, ग, ज, फ, ये 4 इम्पॉर्टेंट हैं। ये चारों इम्पॉर्टेंट कब होते हैं? ये आगत वर्ण तब होता है जब यहाँ पर नुक्ता ये लगा हो। इन व्यंजनों के नीचे अगर नुक्ता लगा है तो ये आगत वर्ण कहलाते हैं, संघर्षी वर्ण। अब इसके बाद है स्पर्श संघर्षी। तो स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं? च, छ, ज, झ, ये होता है, स्पर्श संघर्षी होता है। अब यहाँ पर देखिए नासिक में हमने इसको पहले ही बता दिया कि ये जो 5 वर्ण होते हैं नासिक के, यानी कि नाक से बोले जाते हैं, इसको हम अगले वीडियो में, यानी कि इसके पीछे वाली वीडियो में हमने बता दिया है। नासिक के अंग, य, ड़, न, म, ये नासिक के वर्ण हो गए।
अब इसके बाद पार्श्विक वर्ण क्या है, मात्र और मात्र यह ल ये एक ऐसा वर्ण है जो पार्श्विक में अंतर्गत आता है। इसको इंपॉर्टेंट का निशान लगा लीजिए, यह हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद आता है लुंठित, या इसी को प्रकंपित भी वर्ण कहते हैं। लुंठित या प्रकंपित वर्ण कौन से होते हैं, मात्र और मात्र यह र एक ऐसा वर्ण है जो प्रकंपित या लुंठित वर्ण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखिए अगला क्या है कि उच्छिप्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, या इसी को नुक्ता ध्वनि कहते हैं, या इसी का अगला नाम जो आजकल प्रचलित रूप में आता है इसको ताड़न जात भी कहते हैं। क्या आपने ये नाम सुना है? कभी नहीं सुना। तो आइए देखते हैं इसी को क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इसी को ध्वनि नुक्ता ध्वनि कहते हैं, या इसी को ताड़न जात कहते हैं। ये कौन से हैं भैया? ये अड़ और ढ हैं। मात्र यही दो एक अक्षर ऐसे हैं जिसको हम भैया, इसको पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, ये दो अक्षर जो पूर्ण रूप से हिंदी में आते हैं, जो ये पूर्ण रूप से हिंदी के वर्ण हैं, इसी दोनों वर्णों का नाम, इतना सारा नाम, कौन कौन सा? उच्छिप्त, द्विगुण, नुक्ता, ताड़न जात, इतने नामों से ये जाने जाते हैं अड़ और ढ को। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से एक हेडिंग और बचा हुआ है। एक हेडिंग क्या है कि जैसे यहाँ पे हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पर आगे यच नंबर का ये जी में उच्छिप्त, द्विगुण, नुक्ता ध्वनि, ताड़न जात तो हो गया। ड़ और ढ के बारे में हमने बता दिया। अब यह यच नंबर पर हमको बताना क्या है कि अर्धस्वर, अर्धस्वर के बारे में बताना है इसको भी, क्योंकि यही दो अक्षर ऐसे हैं जो इसमें छूट रहे हैं। तो अर्धस्वर के बारे में हमको बताना। अब ये अर्धस्वर कौन कौन से हैं? आप यह का नाम सुने होंगे, आप वह का नाम सुने होंगे। यह और वह, यह और वह एक ऐसे अक्षर हैं जो इनको अर्धस्वर यानी कि आधा स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। आधा स्वर के अंतर्गत क्यों रखा जाता है, अब इसके बारे में भी देख लीजिए। चूंकि हम इसको मिटा रहे हैं, अब इसको आप अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कि ना बगल हट जा रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं ये वह के बारे में हम लिखते हैं। पहला नंबर हम ये वह के बारे में लिखिए। जैसे आप लिखते हैं कौवा, कौवा, ऐसे आप लिखते हैं। या इसी को आप ऐसे भी लिख देते हैं, कौवा को कौवा कर दीजिए, वाह। ये भी कौवा लिखा हुआ है, ये भी कौवा लिखा हुआ, दोनों का उच्चारण एक ही तरीके से हो रहा। जब दोनों का उच्चारण एक ही तरीके से हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अब जैसे यह को ले लीजिए, यह को लिखते हैं जैसे महिलाएं लिख लीजिए, महिलाएं, ऐसे आप लिखते हैं महिलाएं। और इसी महिलाएं को आप ऐसे भी लिख लेते हैं, महिलाएं, महिलाएं, ऐसे भी लिखते हैं। तो बताइए, लिखा दोनों को इस तरह से जाता है, तो इस यह की जगह पे यह ऐ प्रयोग क्यों किया गया? क्योंकि यह इसी से मिलता जुलता वर्ड है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। अब आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा। जैसे वह के बारे में क्या है, जैसे कौवा आप ऐसे लिखे, तो इसी कौवा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कौवा, यानी कि इससे ये मिलता जुलता वर्ड है। जब मिलता जुलता वर्ड है यानी कि इसकी जगह प्रयोग इसको कर लिए, इसकी जगह प्रयोग आपने इसको कर लिया, यानी कि ये व्यंजन की जगह आपने स्वर का प्रयोग कर लिया, यहाँ पे स्वर की जगह आपने व्यंजन का प्रयोग कर लिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले हेडिंग पर। ये पहला हेडिंग तो हमारा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण था। अब दूसरा हेडिंग हमारा क्या होगा? दूसरा हेडिंग हमारा होगा प्रयत्न के आधार पर, ये तो पहला हेडिंग था। दूसरा हेडिंग हमारा क्या होगा कि उच्चारण स्थान के आधार पर। क्या होगा?
उच्चारण स्थान के आधार पर, जब आप उच्चरित करते हैं तो किस स्थान से ये निकलता है, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, ये दूसरा हेडिंग हमारा होगा। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जैसे आप उच्चरित करते हैं कंठ से, तालु से, दंत से, ओठ से, इस तरह से उच्चरित करते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे उच्चरित करते हैं, जैसे जैसे ये जो है आप पढ़ते हैं, तो इसको तो हम पहले भी हेडिंग में बता चुके हैं, यानी कि पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। अब इसके आगे हमको क्या बताना है, अब देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर। तो इसमें हम पहला नंबर आपको बता रहे हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें पहला नंबर होगा कि स्वर यंत्रमुखी। आप इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, स्वर यंत्रमुखी, स्वर यंत्रमुखी। अब ये स्वर यंत्रमुखी के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनके बारे में आप देख लीजिए। तो स्वर यंत्रमुखी के अंतर्गत हमारा एक वर्ण आता है और दूसरा वर्ण आता है छोटा स। ये है और स, ये दो वर्ण ऐसे हैं जो स्वर यंत्रमुखी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर स्वर यंत्रमुखी के अंतर्गत यानी कि जो है, ये जो आप है को देख रहे हैं, इसको, इस है को और क्या कहते हैं, इस है का नाम और भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चलिए इस है को देख लेते हैं। इनको काकल्य वर्ण भी कहते हैं, काकल्य। क्या कहते हैं, इनको काकल्य वर्ण भी कहते हैं। तो ये है जो हमारा है, ये काकल्य वर्ण है। यानी कि अगर ये पूछ दिया जाए काकल्य वर्ण कौन सा है, तो है। अगर ये पूछ दिया जाए स्वर यंत्रमुखी के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं, तो है और स आता है। इसके बाद देखिए अगला हमारा है कि जैसे अगर कह दिया जाए जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय। चलिए उच्चारण स्थान के आधार पर जिह्वा मूलीय हम पढ़ेंगे, जिह्वा मूलीय। जिह्वा मूली। अब यहाँ पर हम आपको जिह्वा मूली अगले वीडियो में बताएंगे, ये जिह्वा मूली क्या होता है, या पुनः इसके बारे में उच्चारण स्थान के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। इससे पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो हमारा लाइक यानी पसंद आता है तो इसको लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगला हमारा वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।